नमस्कार, इन्वायरमेंट दिस वीक में स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं कि इस खंड में हम बात करते हैं पर्यावरण खंड से संबंधित 3 महत्वपूर्ण खबरों की। तो देखेंगे इस सप्ताह की वो प्रमुख खबरें कौन सी हैं जो आपकी प्रीलिम्स परीक्षा के साथ साथ जो मुख्य परीक्षा है उसमें भी आपके लिए सहयोगी होंगी। और आप जानते हैं कि जो पर्यावरण का खंड होता है वो आपको एस्से में भी सहायता करता है। जब आप एस्से लिखते हैं तो पर्यावरणीय मुद्दों को अगर बीच में आप उसका संदर्भ देते हैं तो आपका एस्से और बेहतर होता है। तो समसामयिक जितनी घटनाएं होती हैं वो आपके सारे पेपर्स में आप कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अपने पेपर में जब उत्तर लेखन आपका होता है तो उसमें इसका संदर्भ देने से आपके उत्तर की गुणवत्ता बढ़ती है। तो चलिए देखते हैं प्रीलिम्स, मेंस और सारे संदर्भों के लिहाज से इस इंपॉर्टेंट सेक्शन में आज की प्रमुख खबरें कौन सी हैं। बात करेंगे सबसे पहले चर्चा के बिंदुओं की। तो सबसे पहले बात कर लें इस सप्ताह के प्रमुख जो चर्चा जिन बिंदुओं पर हमारी केंद्रित होगी उसमें पहला हमारा गंगोत्री हिमनद है। गंगोत्री हिमनद क्यों चर्चा में था इस पर बात करेंगे। इसके बाद अन्नामलाई टाइगर रिजर्व भी चर्चा में था, इस पर भी बात करेंगे। और साथ साथ आईबीसीए यानी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस भी चर्चा में था। क्यों ये चर्चा में थे एक एक करके विस्तार से चलते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहली हमारी खबर है गंगोत्री हिमनद से संबंधित। जानते हैं आप गंगोत्री हिमनद की अगर बात करेंगे तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा ये हिमनद है। अब यहाँ पर आप जानते हैं जो गंगा नदी है, गंगा नदी के उद्गम में जो कई उद्गम के जो स्रोत है उसमें से गंगोत्री हिमनद को भी माना जाता है। और यहाँ पर जो गोमुख है ये माना जाता है कि यहाँ से गंगा नदी जो है निकलती है। अब देखिए गंगा नदी की इंपॉर्टेंस तो आपको पता ही है कि 40 करोड़ से अधिक लोगों के लिए एक जीवन रेखा की तरह गंगा नदी काम करती है। तो दरअसल इसी गंगोत्री हिमनद पर एक अध्ययन हुआ और वो अध्ययन में शामिल लोग कौन कौन थे तो आईआईटी इंदौर के लोग शामिल थे। इसके अलावा आईसीआईएमओडी नेपाल के लोग शामिल थे और साथ साथ यूएस की 4 यूनिवर्सिटीज। अब क्या किया गया तो यहाँ पर 40 वर्षों का एक अध्ययन किया गया। यानी कि 40 वर्षों के अध्ययन के आधार पर यह बताया गया कि ये जो गंगोत्री ग्लेशियर है यानी गंगोत्री जो हिमनद है यहाँ पर इस 40 वर्ष में जो पूरी तरह से यहाँ पर स्नो मेल्ट फ्लो है। यानी कि स्नो मेल्ट फ्लो क्या होता है तो जो जाड़ों में बर्फ पड़ती है फिर वो पिघलती है और उसकी वजह से जो प्रवाह बनता है। तो इसी स्नो मेल्ट जो फ्लो है इसकी जो दर है उसमें कमी आई है। और कितनी कमी आई है तो ये बताया गया है कि इसमें 10% की कमी देखी गई है। अब इसी से संबंधित यह खबर है तो इस अध्ययन में क्या और विस्तार से कहा गया है उसको हम समझते हैं। तो देखिए इसमें आईआईटी इंदौर, आईसीआईएमओडी नेपाल और अमेरिका की 4 यूनिवर्सिटी शामिल थी और गंगोत्री हिमनद पर 40 साल का अध्ययन हुआ। कब से कब तक का पीरियड है तो 1980 से 2020 के आंकड़ों पर आधारित अध्ययन है जिसमें यह कहा गया है कि जाहिर सी बात है कि जलवायु परिवर्तन इसके लिए जिम्मेदार है और जलवायु परिवर्तन के कारण ही जो गंगोत्री हिमनद है उसके प्रवाह में 10% तक जो हिम पिघलन जिसको कहते हैं, स्नो मेल्ट फ्लो जिसको कहते हैं, यानी कि बर्फ के पिघलने के बाद जो प्रवाह बनता है उसकी उसमें 10% की कमी देखी गई है। अब इससे क्या है संकेत तो इससे यह संकेत है कि जो भारत की जल सुरक्षा है, इसके अलावा जो सिंचाई है और जल विद्युत उत्पादन है उस पर कहीं ना कहीं सीधा असर पड़ेगा। क्योंकि इसकी वजह से जो स्नो मेल्ट फ्लो होता है उसकी वजह से जो नदियां होती हैं उसमें पूरे वर्ष भर ये धीरे धीरे बर्फ पिघलती है। एक नेचुरल प्रोसेस होता है और उसके वजह से नदियों में वर्ष भर जो है जल का प्रवाह एक संतुलित अवस्था में बना रहता है। अब देखिए कई चीजें होती हैं, कुछ चीज आपको समझना है। जैसे बर्फ अगर धीरे धीरे पिघल कर पानी देगी तो नियमित और स्थिर होगा। वहीं पर अगर दूसरा मान लीजिए 2 टैंक है, एक में बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है और पानी दे रही है तो वहां पर पानी का प्रवाह नियमित बना रहेगा। दूसरे टैंक में जो कि सिर्फ और सिर्फ बारिश पर निर्भर है, कभी कभी ऐसा होगा कि बारिश बहुत तेज होगी और कभी कभी ऐसा होगा कि बारिश नहीं होगी। तो वहां पर हम कह सकते हैं कि स्थिरता नहीं होगी। यानी कभी इतना पानी हो जाएगा कि ओवरफ्लो की कंडीशन होगी और कभी पानी बिल्कुल नहीं होगा। तो जहां पर वर्ष भर एक निरंतरता देखी जाती है वो एक आइडियल कंडीशन मानी जाती है। और जो स्नो मेल्ट फ्लो होता है बेसिकली इसी कंडीशन की तरफ इंगित करता है। इसमें कमी का मतलब हुआ कि पानी में स्थिरता की कमी है। अब देखिए स्नो मेल्ट यानी कि हिम पिघलन इसको हिंदी में कहते हैं। जब सर्दियों में बर्फ गिरती है गर्मियों में वही पिघल कर धीरे धीरे नदियों में जल के रूप में मिलती रहती है। इसी तरह से ग्लेशियर मेल्ट होता है। ग्लेशियर मेल्ट में क्या होता है, हिमनद का पिघलना। यानी कि पूरे ग्लेशियर की बर्फ जो होगी वो कई वर्षों में जो जमा होती है, जो ग्लेशियर्स कई वर्ष में जमा होते हैं उसका धीरे धीरे पिघलना। अब ग्लेशियर की बर्फ जो कई वर्ष में जमा है वो पिघल कर पानी देती है, एक दूसरी ये कंडीशन होगी। और एक होता है रेनफॉल रनआउट यानी कि वर्षा अपवाह, यानी कि वर्षा जब होगी तो बारिश का पानी सीधे नदियों में चला जाता है। और एक होता है बेस फ्लो। बेस फ्लो क्या होता है तो बेस फ्लो होता है
आधार प्रवाह जिसको बोलते हैं, जमीन के नीचे जो पानी जमा होता है वो धीरे धीरे नदियों को पानी वो मिलता रहता है। तो ये इस तरह से ये चार कॉन्सेप्ट है, इसको समझिएगा। तो यहां पर किसकी बात हो रही है? यहां पर बात हो रही है जो सर्दियों में बर्फ जमा होती है वो। तो गंगोत्री हिमनद के प्रवाह में 10% तक हिम पिघलन यानी स्नो मेल्ट फ्लो में कमी आई है, इसकी तरफ यह अध्ययन इशारा कर रहा है। अब इसमें जो कि सबसे स्थिर चीज पाई जाती है, इसी में कमी देखी गई है। पिछले 40 वर्षों में औसत प्रवाह को अगर आप देखेंगे तो 1980 से 90 का जो दशक था, इस दशक में आप देखेंगे जो हिम पिघलन था यानी कि स्नो मेल्ट जो प्रवाह था, उसकी जो दर पाई गई थी वो लगभग 73% थी, यानी कि 73% थी। कब से कब तक? ये थी आपकी 1980 से लेकर 90 के दशक में। लेकिन यहां पर अभी जो आंकड़ा बताया गया है वो 40 वर्षों का अध्ययन कह रहा है कि हिम पिघलन जो है वो पहुंच गया है लगभग 64% पर, यानी कि 73 से किस पर पहुंच गया है? 64% पर। बीच में ये और कम था, ये 53 के आसपास था, 53%, लेकिन फिर वो बढ़ा था थोड़ा सा, क्योंकि बर्फबारी यानी सर्दियों का तापमान जो है 2 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज हुआ था। लेकिन फिलहाल अब भी 73 से गिरावट आकर कितने पर आई है? 64% पर हिम पिघलन यानी स्नो मेल्ट की बात कर रहे हैं। वहीं पर ग्लेशियर मेल्ट की बात करें यानी हिमनद पिघलन की बात करें, हिमनद पिघलन जो आपको मैंने शुरू में ही बताया था कि जो ग्लेशियर्स होते हैं, जो हिमनद होते हैं, पूरे ग्लेशियर्स की बर्फ जो होती है वो कई वर्षों में जमा होती है, उसके पिघलन की बात करें तो ग्लेशियर मेल्ट 21% पर आया है। वर्षा अपवाह यानी रेनफॉल रनआउट जो आपको बताया गया 11% है। और बेस फ्लो जो आधार प्रवाह, जो जमीन के नीचे से जो पानी होता है, भूमिगत जल जो नदियों को मिलता है, वो 4%। ये दर बताई गई है। तो इसमें जो विशेष तौर पर इशारा किया गया है वो स्नो मेल्ट के बारे में बोला गया है कि ये 64% पर आया है, जो कि 1980 से 90 के दशक में 73% पर था। अब इसमें जो है ये कमी है, इसी की तरफ इस अध्ययन ने इशारा किया है। अब इसके लिए जिम्मेदार क्या है? तो तापमान वृद्धि और पीक फ्लो का बदलना, यानी कि तापमान, टेम्परेचर जो है उसमें जो बढ़ोतरी हुई है उसको इसके लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। पीक फ्लो क्या होता है? पीक फ्लो का मतलब वो समय, वो पीक टाइम जिस समय की फ्लो सबसे ज्यादा रहता है, उसमें ही बदलाव आया है। क्यों बदलाव आया है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा है। अब देखिए 1980 से 2000 की तुलना में आप देखेंगे तो 2001 से 2020 में जो औसत तापमान है, उस औसत तापमान में 0.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दिखाई गई है। इसका मतलब यह है कि 0.5 डिग्री सेल्सियस का एक औसत तापमान जब बढ़ेगा तो जो पीक फ्लो का टाइम था, जो कि अगस्त में अमूमन होता था, अब सिंचाई के लिए अगस्त में जैसे हमको जल मिलता था खेतों को, अगस्त माह ही पीक फ्लो का टाइम माना जाता था। अब उसमें क्या हुआ है कि वो गर्मी बढ़ने की वजह से वो टाइम और पहले शिफ्ट हो गया है, और अब वो पानी जुलाई में ही ज्यादा मात्रा में जमा हो जाता है, ज्यादा मात्रा में मिलने लगता है नदियों में, वो पानी जुलाई में ही दिखने लगता है। तो इससे क्या होगा कि जिस समय पानी की जरूरत है उस समय पानी नहीं मिल रहा है, और जिस समय जरूरत नहीं है उस समय पानी का बढ़ना, तो पीक फ्लो का कहीं ना कहीं गर्मी बढ़ने के कारण पहले शिफ्ट होना, ये भी इसका एक कारण है। तो इससे गर्मी जल्दी शुरू हो रही है और बर्फ जल्दी पिघलने लग रही है। अब 1990 के बाद से गंगोत्री हिमनद का सबसे ज्यादा पानी निकलने का समय यानी पीक जो डिस्चार्ज था वो अगस्त से खिसक कर जुलाई में आने लगा है। ये भी एक हम कह सकते हैं कि अच्छा संकेत नहीं है। अब देखिए दीर्घकालिक प्रवृत्ति यानी लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है उस पर भी नजर डालें तो तापमान लगातार बढ़ रहा है, बर्फ गिरने का जो क्षेत्र है वो लगातार घट रहा है। अब बर्फ का गिरने का क्षेत्र लगातार बढ़ना चाहिए, लगातार वो संकुचित हो रहा है और टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब पीक फ्लो तो पहले शिफ्ट हुआ ही, यानी कि जिस वक्त पानी चाहिए वो नहीं मिलेगा। साथ ही साथ रेनफॉल रनआउट जो है और बेस फ्लो है वो दोनों बढ़ रहे हैं, यानी कि वर्षा के आधार पर जो पानी होना चाहिए, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि अनियमित बरसात होने की वजह से लगातार नदियों में ऐसा जल होता है कि वो प्राकृतिक आपदा में कन्वर्ट हो जाता है। साथ ही साथ जो रेनफॉल रनआउट है यानी वर्षा अपवाह है, बारिश का पानी है वो सीधे नदी में पहुंचेगा और उसका समय नियत नहीं है, जब वर्षा होगी तो सीधे नदी में पहुंच रहा है। और बेस फ्लो यानी कि भूमिगत जल जो है, ये दोनों बढ़ रहे हैं और जिसको बढ़ना चाहिए उसमें वृद्धि ना होकर उसमें घटोतरी आपको दिखाई दे रही है। तो 2001 से 2010 का दशक सबसे गर्म था। यहां पर आप देखेंगे तो औसत 3.4 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है यहां पर ज्यादा था, जो औसत है उससे 3.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था, और नदी का प्रवाह भी सबसे ज्यादा था इस टाइम में। तो इसका मतलब यही है कि भविष्य में बर्फ कम और बारिश ज्यादा पानी का स्रोत बन जाएगी, जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि जो नदियां सतत रूप से एक स्थिर जल का वाहक थीं, उसमें कहीं ना कहीं एक अनियमितता होगी, और सिंचाई के लिहाज से, जल विद्युत परियोजनाओं के लिहाज से
ये एक अच्छा संकेत नहीं है। आगे बात करें, अन्य अध्ययनों से भी इसकी पुष्टि हुई है। अन्य अध्ययन भी ये कहते हैं कि जो हिमालयी ग्लेशियर है उसका तापमान, जो औसत टेम्परेचर है उसमें 43 सेंटीमीटर, क्षमा करिएगा 46 सेंटीमीटर मोटाई उसकी वजह से, औसत हर साल जो है वो तापमान बढ़ने की वजह से 46 सेंटीमीटर मोटाई जो है ये हिमालयी ग्लेशियर खो रहे हैं। और गंगोत्री हिमनद का जो स्नाउट है, स्नाउट यानी कि उसका जो मुहाना है, मुहाना का मतलब कोई भी ग्लेशियर जो होता है, जैसे ये पहाड़ है मान लीजिए, यहाँ पर बर्फ की मान लीजिए चादर है, ठीक है, इस तरह से इसको मान लीजिए आप बर्फ है, ठीक है, ये इसका मान लीजिए मुहाना है। अब ये लगातार क्या हो रहा है, ये मुहाना घट रहा है, यानी कि ये जो पहले यहां तक था अब ये मुहाना मान लीजिए यहीं तक रह गया है। तो इसमें कितनी क्या दर देखी गई है, तो 46 सेंटीमीटर मोटाई जो है ये खो रहे हैं हर साल, यानी हर वर्ष उसकी मोटाई में 46 सेंटीमीटर की कमी आ रही है। और साथ साथ जो स्नाउट है उसका मुहाना है, मुहाना लगातार पीछे की तरफ, यानी कि मोटाई, यानी कि ये वाली जो मोटाई है ये तो कम हो ही रही है, इसका मुहाना भी जो है वो लगातार पीछे की तरफ खिसक रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो ग्लेशियर्स हैं उसमें ह्रास हो रहा है। अब 2025 में द क्रायोस्फीयर पत्रिका थी, उसमें एक शोध छपा था, उसने भी इस बात की पुष्टि की थी कि बर्फ की मात्रा घट रही है और तापमान बढ़ रहा है, इससे ग्लेशियर्स को भी नुकसान हो रहा है। तो ये मुख्य तौर पर बात थी। गंगोत्री हिमनद की बात करेंगे तो थोड़ा इसके भी विषय में जान लेते हैं। तो गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है और आप जानते हैं कि ये जो ग्लेशियर है वो गंगा भागीरथी के स्रोतों में से एक है। अब ये गंगोत्री ग्लेशियर गढ़वाल हिमालय में चौखंबा पर्वतमाला की उत्तरी ढाल से ये निकलता है। गंगोत्री एक एकल घाटी ग्लेशियर नहीं है, बल्कि कई अन्य ग्लेशियर्स का ये हम कह सकते हैं कि संगम है। एकल घाटी ग्लेशियर्स का मतलब ही हुआ कि इसमें चूंकि ये 30 किलोमीटर तक फैला हुआ है, तो 30 किलोमीटर में कई घाटियां हैं और 2 से 4 किलोमीटर तक चौड़ा भी है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें सहायक हिमनद यानी कि ट्रिब्यूटरी जो ग्लेशियर्स है वो भी यहाँ पर इसमें मिले जुले हैं। ये जैसे रक्तवर्ण हुआ, चतुरंगी हुआ, मेघनाद हुआ, मेरुभुज हुआ, ये सारे ग्लेशियर्स भी इसमें मिले हुए हैं। तो ये कहना कि एकल घाटी ग्लेशियर्स है ये सही नहीं, बल्कि कई अन्य ग्लेशियरों का भी संयोजन यहाँ पर देखने को मिलता है। अब इसका अनुमानित क्षेत्रफल लगभग 27 घन किलोमीटर से अधिक माना जाता है, 204 किलोमीटर तक चौड़ा और लगभग 30 किलोमीटर लंबा है। इसका सबसे पवित्र स्थल गोमुख या गोमुख को माना जाता है, जो कि हिंदू धर्म में गंगा के उद्गम के तौर पर इसको देखा जाता है। तो ये गंगोत्री हिमनद के विषय में कुछ मूलभूत जानकारी थी। अगली हमारी खबर है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, और यहाँ पर आपको तस्वीर में कुछ चमकती चीजें दिखाई दे रही हैं। ये चमकती चीजें क्या है, तो ये जुगनुओं से संबंधित है। अब जुगनुओं से संबंधित ये खबर क्या है, तो आइए देखते हैं। तो दरअसल यहाँ पर अन्नामलाई टाइगर रिजर्व की अगर बात करें तो तमिलनाडु में यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ था, तमिलनाडु में, क्षमा करिएगा यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग है, ये मिसिंग है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में जुगनुओं पर एक पहला व्यवस्थित अध्ययन जो है वो किया गया है। और ये अध्ययन क्या है, तो एडवांस इंस्टीट्यूट फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वंडलूर के द्वारा किया गया। कब किया गया, तो अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के बीच में। अब इसमें यह पाया गया कि जो जुगनू हैं, जुगनुओं की 8 नई जो प्रजातियां हैं, स्पीसीज हैं, उनको पहचाना गया है। और इसमें यह देखा गया है कि जो कृत्रिम लाइट होती है, यानी कि जो बनावटी रोशनी होती है, या हम कह सकते हैं कि लाइट पॉल्यूशन की वजह से जो जुगनू है वो अन्य जीवों के व्यवहार को भी प्रभावित वहां पर देखा गया है। यानी जुगनू और अन्य वन्य जीव जो हैं वो लाइट पॉल्यूशन से कैसे प्रभावित हैं, इसके ऊपर ही यह अध्ययन आधारित है। और साथ साथ ये भी बताया गया कि ये जो तमिलनाडु का अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है, ये जुगनुओं के एक हॉटस्पॉट के रूप में भी माना जा रहा है। तो इसी पर यह अध्ययन केंद्रित है। तो इस पर हम बात करते हैं, क्या यह खबर है, इसको हम समझते हैं। तो दरअसल जुगनुओं की बात करेंगे तो आपने देखा होगा कि जुगनू जहां पर रोशनी, बनावटी रोशनी या शहरों की जो रोशनी है वो कम होती है, अगर अमूमन वहां पर जुगनू दिखाई देते हैं, ये चमकते हैं, इनमें रोशनी होती है, बायोल्यूमिनेसेंस जो होता है वो उसकी वजह से एक जैव उद्दीपन पैदा करते हैं। और इस जीव द्वारा उत्पन्न जो प्राकृतिक रोशनी होती है वो इसको एक अद्भुत सौंदर्य देती है। ये टिमटिमाते तारे की तरह ये हमारे आसपास दिखाई देते हैं। और जुगनुओं में ये जो होता है लूसीफेरिन नाम का एक रासायनिक तत्व कहते हैं, लूसीफेरिन उसका नाम होता है। उसी पदार्थ के कारण ये उसी के ऑक्सीकरण के कारण ये उसमें रोशनी उत्पन्न होती है। अब इन्हीं जुगनुओं पर यह अध्ययन यहाँ पर किया गया। अब जो प्रजातियां यहाँ पर खोजी गई, पहले उन प्रजातियों को देख लेते हैं। देखिए अध्ययन में एटीआर से 8 प्रजातियां यहाँ पर दर्ज की गई हैं। कौन कौन सी हैं, तो एप्सकोन्डिटा परप्लेक्सा, इसके अलावा एप्सकोन्डिटा
टर्मिनेलिस, और क्या है, और है आपका एसीमेटेरिकाटा ह्यूमेरिलेसिस, और क्या है कर्टोस स्पीसीज की 3 अलग अलग प्रजातियां। तो ये हो गया 3 ऊपर की और इसकी 3 अलग अलग प्रजातियां, 6 हो गई। इसके अलावा लैम्प्रिगेरा स्पेशल और फोरोकोलिया स्पेशल। तो इस तरह से ये कुल 8 प्रजातियां हैं, जुगनू की प्रजातियां हैं जो कि यहां पर देखी गई। अब देखिए यहां पर फोटोटैक्टिक बिहेवियर इसका, यानी प्रकाश के प्रति आकर्षण है कि विकर्षण है, यानी प्रकाश के प्रति जो कृत्रिम लाइट है उसके प्रति इनका आकर्षण है कि विकर्षण, इसी चीज का यहां पर अध्ययन किया गया। अब यहां पर जो विशेष तौर पर जो इस अध्ययन में देखेंगे तो एब्सकोंडिटा परप्लेक्सा के बारे में यह देखा गया कि अंधकार को इन्होंने पसंद किया, यानी कि जहां पर अंधकार है वहां पर ये जुगनू प्राकृतिक रूप से ज्यादा अपने को ठीक महसूस कर रहे थे, उसके प्रति आकृष्ट हो रहे थे। यानी कि जहां पर लाइट जलाई गई उसके विपरीत दिशा में जहां पर रोशनी नहीं थी वहां पर ये आकर्षित होते हैं। यानी कि नीली, हरी, पीली, नारंगी, गुलाबी, लाल रोशनी जहां भी उत्पन्न की गई उस रोशनी से ये दूर जाने की कोशिश कर रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि अंधकार को ये पसंद कर रहे थे। और जो सफेद रोशनी थी, सफेद रोशनी, इन सारे कलर्स की रोशनी में एक सफेद रोशनी ऐसी थी जिसके प्रति न तो आकर्षण था न विकर्षण था। यानी कि इस रोशनी के प्रति न तो ये आकृष्ट हो रहे थे न दूर जा रहे थे, यानी कि उस रोशनी में ये थोड़े कंफर्टेबल लग रहे थे अन्य लाल, पीली, नीली रोशनी के तुलना में। वहीं पर एटीआर के जो स्थानीय लोग थे, यानी अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के जो स्थानीय लोग थे, उन पर भी एक अध्ययन किया गया कि जुगनू से ये स्थानीय लोग कितने वाकिफ हैं। तो सब 97% लोगों को जुगनुओं के बारे में जानकारी थी। अब सवाल उठता है कि इनकी घटती जनसंख्या का कारण क्या है। तो ये देखा गया कि जो कीटनाशक का प्रयोग यहाँ पर बहुत ज्यादा हुआ है, उस कीटनाशक की वजह से और जो जल प्रदूषण है यानी कि वाटर पोल्यूशन है, इसकी वजह से इनकी संख्या काफी घट गई है। इस अध्ययन में ये बात निकलकर सामने आती है। तो इसका मतलब कि कीटनाशक और जल प्रदूषण, इन दोनों चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। अब अन्नामलाई बाघ रिजर्व के बारे में भी जान लेते हैं। अन्नामलाई की बात करें तो पश्चिमी घाट के सघन वनों से आच्छादित है ये, और इसमें हर साल जुगनुओं की एक विशाल जो कॉलोनी होती है, मेगा यहाँ पर जो कांग्रेगेशन होता है, उनमें एक साथ चमकने की, जुगनुओं के एक साथ चमकने की यहाँ पर घटना देखी जाती है, जहां पर हजारों जुगनू एक साथ तालमेल में रोशनी, अपनी टिमटिमाती रोशनी यहाँ पर बुझाते और जलाते हैं, जिससे कि एक प्रकृति का एक अद्भुत नजारा यहाँ पर देखने को मिलता है। ये जुगनू का दृश्य जो है वो प्राकृतिक लाइट शो की तरह दिखाई देता है। तो ये इसके आकर्षण का एक केंद्र है। समांतर रूप से रोशनी चमकाने यानी सिंक्रोनस लाइटनिंग की एक अद्भुत घटना यहाँ पर होती है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर एक विशेष आकर्षण देखने को मिलता है। यानी कि समकालिक प्रकाशन, सिंक्रोनस लाइटनिंग का मतलब होता है यानी कि एक साथ ढेर सारे हजारों जुगनू एक साथ क्या करते हैं, वो तालमेल बिठाकर रोशनी उनकी टिमटिमाती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा दृश्य उत्पन्न करता है, अद्भुत घटना होती है और ये यहाँ पर देखी जाती है। अब एटीआर में 10 स्थानों पर इस अध्ययन को किया गया, जिसमें कि मनम्बोली, पोलाची और साथ साथ उलेंडी फॉरेस्ट रेंज जो है, इसमें अलग अलग 10 स्थानों पर इस अध्ययन को किया गया। अब ये कहा जा रहा है कि जो जुगनुओं की विविधता है उसके एक प्रमुख हॉटस्पॉट के तौर पर अन्नामलाई बाघ अभयारण्य को, बाघ रिजर्व को देखा जा सकता है। आगे बात करेंगे, अगली खबर हमारी है आईबीसीए यानी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस से संबंधित। क्या खबर है तो देखिए, हालिया खबर यह है कि नेपाल को आधिकारिक रूप से आईबीसीए से जुड़ने के लिए जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है उस पर नेपाल ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो यानी कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है अब उससे नेपाल भी जुड़ गया, उसने हस्ताक्षर कर दिए। अब यहां पर नेपाल के जुड़ने की वजह मुख्य रूप से क्या है, तो नेपाल में भी जो बिग कैट अलायंस में जो जिन बिग कैट्स की बात की जाती है उनमें कुछ ऐसी हैं जो नेपाल में भी उनकी संख्या में वृद्धि देखी गई है, और ये माना गया है कि नेपाल ने इनके संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया। तो इस तरह से नेपाल भी अब इस गठबंधन का हिस्सा होगा। और ये गठबंधन किसकी अगुवाई में बना था, तो ये भारत की अगुवाई में ये गठबंधन बना था, और 7 बड़ी जो बिग कैट्स की प्रजातियां हैं उनके संरक्षण पर ही ये केंद्रित है। मैसूर से इसकी शुरुआत हुई थी, उसके विषय में भी हम बात करेंगे। तो फिलहाल देखिए, जो आईबीसीए है उसका पूरा नाम क्या है, तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इसका नाम है। इसकी शुरुआत किसने की थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अप्रैल 2023 को मैसूर कर्नाटक में इसकी घोषणा की थी। फिलहाल सदस्य देशों की बात करेंगे तो 90 जो है, 90 से ज्यादा अधिक देश जो हैं इसके बिग कैट रेंज, जिसमें कि बिग कैट रेंज कंट्रीज और नॉन रेंज कंट्रीज दोनों इसमें सम्मिलित हैं। अच्छा, बिग कैट रेंज कंट्रीज क्या होती हैं, यानी कि जहां पर
आवास देश, जहां पर बिग कैट जो संबंधित बिग कैट्स हैं वो स्वाभाविक रूप से पाई जाती हैं। और दूसरा होता है नॉन रेंज कंट्री, मतलब आवास देश, गैर आवास देश, मतलब कि वहां पर स्वाभाविक रूप से तो ये बिग कैट्स नहीं पाई जाती हैं, लेकिन उनका संरक्षण, उनको फाइनेंस से रिलेटेड, टेक्निक से रिलेटेड अन्य सहयोग ये चाहते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो 7 बड़ी बिल्लियों का संरक्षण करना। कौन कौन है इसमें? तो इसमें बाघ है, शेर है, तेंदुआ है, हिम तेंदुआ है, चीता है, जगुआर है, प्यूमा है। अब ये बहुउद्देशीय यानी कई देश हैं और बहु एजेंसी यानी कई एजेंसियों का एक गठबंधन है, और ये सभी मिलकर क्या करते हैं? बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा के संरक्षण की दिशा में काम करते हैं। तो ये इससे संबंधित खबर थी। अब आईबीसीए का इंपॉर्टेंस क्या है? तो देखिए, एक तो इसके वजह से इन 7 बिग कैट्स के विषय में बहुदेशीय और बहु एजेंसी गठबंधन होने का मतलब कि इन सभी के सहयोग से इनके संरक्षण पर काम होता है। अलग अलग देशों के अपने अपने जो एक्सपीरियंस हैं, अपनी अपनी जो तकनीकी है, वो एक जगह ग्लोबल कोलैबोरेशन के अंतर्गत इसको साझा किया जाता है। इसी तरह से संसाधन जुटाना यानी कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन, यानी कि ढेर सारे देश जब एक साथ प्रयास करते हैं तो संसाधन जुटाते हैं। जहां पर इनके संरक्षण से संबंधित संसाधन की कमी है वहां पर इसके लिए प्रयास किया जाता है। भारत की इसमें एक लीडर के रूप में भूमिका है, यानी कि इंडिया की जो लीडरशिप है, चूंकि इंडिया के द्वारा ही इसकी पहल की गई और इसकी शुरुआत की गई, तो भारत इसमें एक नेतृत्वकारी भूमिका में है, तो भारत के लिहाज से ये और महत्वपूर्ण हो जाता है। पारिस्थितिक सुरक्षा यानी इकोलॉजिकल सिक्योरिटी की भी इसमें बात होती है, तो हम कह सकते हैं कि पारिस्थितिक संरक्षण के लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ नेपाल के योगदान की अगर बात कर लें तो नेपाल ने अभी हाल ही में आप देखेंगे कि चाहे वो स्नो लेपर्ड हो गया, यानी कि जो हिम तेंदुआ हो गया, बाघ हो गया और तेंदुआ हो गया, इसमें आप देखेंगे इसने 2009 की तुलना में अभी हालिया वर्षों में 2022 तक अगर आप देखें तो इसने अपेक्षाकृत बहुत अच्छी वृद्धि दर्ज की है। अब देखिए, नेपाल ने 2009 में वहां पर 121 बाघ थे और 2022 तक आते आते इनकी संख्या 355 हो गई। तो इसका मतलब कि उसने जो संरक्षण दिया उस संरक्षण में एक बड़ी सफलता हासिल की। तो अलग अलग देश और अपना अनुभव जब साझा करते हैं तो उसका लाभ मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि नेपाल में इन बाघों और हिम तेंदुआ या तेंदुआ के संरक्षण पर जो प्रयास हुआ है, तो उसके अनुभव यहां पर अगर इस अलायंस में साझा होंगे तो उस वैश्विक सहयोग में कुछ नए आयाम जोड़ सकते हैं, कुछ और इसको मजबूत बना सकते हैं। बाघ और अन्य बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए अब यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय मदद अगर नेपाल को मिलेगी इस संगठन में आने से, तो नेपाल के लिहाज से भी फायदेमंद होगा। भारत के पास बाघ संरक्षण का एक लंबा अनुभव रहा है, तो भारत के हम कह सकते हैं कि उस मॉडल से नेपाल या इस संगठन के अन्य देश उसको अपना सकते हैं, और वहां उन देशों में अगर किसी इन बिग कैट्स में से किसी के संरक्षण की दिशा में अगर ज्यादा अच्छा प्रयास हुआ है, उसके ज्यादा अच्छे रिजल्ट आए हैं, तो उससे भारत भी लाभान्वित हो सकता है। अब नेपाल की जो सफलता है, विशेष रूप से जो बाघों की संख्या में 3 गुना इजाफा हुआ है, तो उससे हम कह सकते हैं कि यह गठबंधन और मजबूत बनेगा। तो यहां पर इसलिए इसका महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं कि अहम रोल है। अंत में बारी अभ्यास प्रश्न की आती है। अब एक एक अभ्यास प्रश्न आपके जिम्मे छोड़ते हैं और आपसे अपेक्षा है कि आप इसकी जिस तरह से आप जवाब देते आए हैं उत्साहजनक तरीके से आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। 2001 से 20 की तुलना में 1980 से 2000 के मुकाबले गंगोत्री क्षेत्र में औसत तापमान कितना बढ़ा? 0.2 डिग्री सेल्सियस, 0.5 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है एटीआर में यानी अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में कितनी प्रजातियों के जुगनू पहचाने गए? 5, 6, 8 या 10। अगला प्रश्न है नेपाल ने 2009 से 2022 के बीच अपने बाघों की संख्या किस से किस तक बढ़ाई? 50 से 200, 121 से 355, 300 से 600 या 200 से 500। तो इस प्रश्न का, इन प्रश्नों का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।